नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार स्थित गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने युवा शक्ति संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान सीएम ने युवाओं से सीधा संवाद कर उनकी भूमिका, अवसरों और प्रदेश के विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर अपने विचार साझा किए। सीएम के दौरे को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस ने कार्यक्रम स्थल सहित आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। साथ ही यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए रूट पर अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया था। से भी गौरवान्वित करने का काम किया है। पेपर लीक होते थे। अभी एक पार्टी के युवराज देहरादून में आए थे और वो झूठ बोल रहे थे। वहां वो कह रहे थे पूरे देश में नकल करने वालों पर या नकल माफियाओं पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि हमारे उत्तराखंड में 100 से ज्यादा नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम हमारी सरकार ने किया है। ये कोई मेरा अनऑफिशियल वर्जन नहीं है, ये ऑफिशियल वर्जन है और ये प्रमाण है इस बात के। यहां पर हमारे मेधावी युवा जब मेहनत करते रह जाते थे और पर्चियां बांटकर अपात्रों को नौकरियां दी जाती थी, तब ये लोग कहां थे, मैं पूछना चाहता हूं। मैं इन लोगों से यह भी पूछना चाहता हूं कि जब नकल माफिया फल फूल रहे थे, तब इन लोगों ने उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की हिम्मत क्यों नहीं दिखाई। बार बार पेपर लीक हो रहे थे लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही थी। साथियों, हमारे समय में जब भी कोई शिकायत आई, हमने 1 मिनट की भी देरी नहीं करी और तत्काल हमने कार्रवाई करी है। अब जब चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो ये लोग अचानक नींद से जाग गए हैं। साथियों, इन्हें अचानक हमारे युवाओं की चिंता सताने लग गई है। आप समझ रहे हैं ना कौन सी चिंता हो रही है। आज फिर से युवाओं को बरगलाने का, गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये लोग नहीं जानते कि आज का हमारा जो जैनजी, जिसको इंजी मैंने कहा, हमारा जागरूक युवा, इनके दोहरे चरित्र को, इनकी इस अवसरबाजी राजनीति को अच्छी तरह से समझ चुका है। उत्तराखंड का युवा अब किसी के बहकावे में आने वाला नहीं है। हमारा युवा जानता है कि कौन उनके भविष्य को सुरक्षित कर रहा है और कौन सिर्फ उन्हें वोट बैंक समझकर गुमराह कर रहा है, भड़का रहा है। साथियों, जब हम कहते हैं कि 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम हमने किया, और ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। जिसने भी युवाओं की मेहनत पर डाका डालने की कोशिश की, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथियों, एक और हमारी डबल इंजन की सरकार है जो युवाओं के भविष्य के लिए दिन रात काम कर रही है। दूसरी ओर ऐसी पार्टियां हैं जो सिर्फ युवाओं के लिए चुनाव के समय इस्तेमाल किए जाने वाला एक वोट बैंक भर समझ रही है। आप लोगों को फैसला करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग आने वाले समय में बिल्कुल सही फैसला करेंगे। सही फैसला करेंगे ना? करेंगे ना? आज के अवसर पर मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, आपके पास असीम ऊर्जा है, आपके पास अपार मेधा है, आपके पास व्यापक तकनीकी है। इसलिए बड़े सपने देखिए, बड़े लक्ष्य तय कीजिए और उन्हें हासिल करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए। और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य हासिल ना हो जाए, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। और याद रखिए, आपके हर प्रयास में हम आपके साथ ढाल बनकर हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। साथियों, अभी कुछ प्रश्न भी यहां से आए थे। एक धर्मांतरण को लेकर प्रश्न हमारे पीछे एक बहन ने किया था। मैं बताना चाहता हूं कि धर्मांतरण एक बहुत बड़ा साजिश है। यहाँ के देवभूमि के अस्तित्व को कम करने के लिए, समाप्त करने के लिए, नुकसान करने के लिए एक घुन की तरह लगा हुआ था। इसलिए धर्मांतरण के खिलाफ हमने कार्रवाई की और सख्त कानून धर्मांतरण का बनाया। आज मैं अभी उधम सिंह नगर से आ रहा हूं, वहां पर इस धर्मांतरण कानून का प्रभाव है कि 1500 से भी ज्यादा लोग जो धर्मांतरित हो गए थे, मतांतरित हो गए थे, वो फिर से अपने मूल धर्म में लौटकर आ गए हैं।
और हम आगे भी इसमें सख्ती करने वाले हैं। हमने राज्य का जो हमारा देवत्व है वो किसी कीमत पर खराब नहीं होना चाहिए, देवत्व को नुकसान नहीं होना चाहिए, उसको लेकर हमने सख्त यहाँ जहाँ धर्मांतरण का कानून बनाया है, दंगा रोकने का कानून बनाया है। हमारा ये प्रश्न आया था कि मदरसा बोर्ड, साथियों हम चाहते हैं सभी बच्चे चाहे वो किसी वर्ग के हों उनको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, आधुनिक शिक्षा मिलनी चाहिए, ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए जिससे वो ज्ञानवान भी बने, संस्कारवान भी बने और साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को जानने वाले बने। यानी कि उनकी शिक्षा, उनकी दीक्षा इस दिशा में जानी चाहिए कि वो राष्ट्र के निर्माण में सहभागी बने, विकसित भारत के संकल्प के सहयात्री बनकर विकसित भारत के संकल्प में अपना योगदान दें। उसको लेकर हमने मदरसा बोर्ड समाप्त किया है, उसको भंग किया है, लेकिन शिक्षा, अल्पसंख्यक शिक्षा में हमने प्राधिकरण बनाया है साथियों, और उसमें हमने सभी को शामिल किया है। और अब ऐसे जो भी मदरसे चलते हैं उन मदरसों में उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड का जो पाठ्यक्रम है निर्धारित, वही पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। जिसमें ये पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाया जा रहा होगा उसमें ताला लगा दिया जाएगा साथियों। तो इस प्रकार से अनेकों काम हम कर रहे हैं। आप सबके बहुत सारे प्रश्न आए थे, मुझे लगता है काफ़ी सारे प्रश्नों का उत्तर आ चुका है, और किसी की कोई जिज्ञासा होगी तो आप सब लोग मुझे लिख कर भी भेज सकते हैं, वैसे भी भेज सकते हैं, मेल पर भी कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके प्रश्नों का उत्तर मैं दूं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा युवा आने वाले भविष्य का केवल नेतृत्व ही नहीं करेगा, केवल लीडरशिप ही नहीं करेगा, बल्कि उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के हमारे विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने में अपनी मजबूत भागीदारी निभाएगा। इसी विश्वास के साथ आप सभी युवाओं के मंगल भविष्य की कामना करते हुए, उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, आप सबका मैं आभार व्यक्त करते हुए, कुछ देर भी हमें यहाँ आने में हो गई क्योंकि मैं उधम सिंह नगर में था और वहाँ बहुत सारे कार्यक्रम थे। उन कार्यक्रमों में करते करते बहुत सारे बच्चों के कार्यक्रम थे, ट्राइबल्स के कार्यक्रम थे, तो कुछ में विलम्ब से आया, उसके लिए आप सबसे मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ। आप सबका फिर से धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने खटीमा दौरे के दौरान कैंप कार्यालय में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में क्षेत्रवासियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान सीएम ने दिव्यांगजनों को व्हीलचेयर और साइकिल वितरित की। वहीं महिला स्वयं सहायता समूह को 2 फूड वैन उपलब्ध कराकर उन्हें हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार पीएम मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। देखिए, आज जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं उनको आज साइकिल मिली है, ट्राई साइकिल, और वो जो भी उनके उपकरण हैं जिनसे उनके जीवन को मदद मिलेगी, काम करने में आसानी होगी, उनके आवागमन को आसानी होगी। तो मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि वो भी अच्छा जीवन जी पाएँ। हर तरह से हम उनके लिए प्रतिबद्ध हैं, हमारा हर प्रयास रहता है कि उनको मदद करें। और चूँकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिव्यांग शब्द उनके लिए लाए हैं, एक इसमें अपने आप में बहुत बड़ा एक उच्चारण है, तो उसको हम लोग आत्मसात करते हुए आगे बढ़ा रहे हैं। और साथ में यहाँ पर महिलाओं को 2 गाड़ियाँ भी दी गई हैं, 2 वैन मिली हैं उनको, उसमें वो अपने काम करेंगी, अपने रोज़गार स्वरोजगार को बढ़ाएंगी। एक बड़ा जो चलता हुआ वाहन जिसमें पूरी किचन होगी उसमें, और उसमें लोगों को सस्ता जो भोजन है वो मिलेगा, उसके साथ ही उनकी अपनी आय भी होगी। तो कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर होने की दिशा में भी हमारी महिलाएं इससे प्रेरित होंगी और महिलाएं आगे बढ़ेंगी। हर ब्लॉक में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। पर्यावरण संरक्षण और जन भागीदारी के प्रतीक हरेला पर्व की शुरुआत इस बार रिकॉर्ड पौधारोपण के साथ हुई। राज्य सरकार ने पहले दिन 10 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया था, लेकिन लोगों की व्यापक भागीदारी और विभिन्न विभागों की सक्रियता के चलते लक्ष्य दोपहर तक ही पार कर लिया गया। वहीं ज्यादा जानकारी देते हुए कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि 10 लाख फलदार पेड़ लगाने का लक्ष्य इस बार रखा गया था, जिसमें शहतूत, आम, लीची सहित कई फलदार वृक्ष लगाए गए थे। देखिए, इस बार हमने लक्ष्य रखा था कि हम 10 लाख फलदार पौधे वितरित करेंगे। उसका लगातार वितरण चल रहा है।
और हमने इसमें सारे फलदार वृक्ष, नींबू, आम, लीची, पुलम, नाशपाती, सारे आंवला, ये फल का वितरण हमने किया है। 50,000 चाय के पौधे हमने लगाए हैं, 50,000 शहतूत के पौधे हमने लगाए हैं, ये विभाग ही मेरे पास है। और टोटल 11 लाख पौधारोपण का लक्ष्य हमारे विभाग ने। आय से अधिक संपत्ति के मामले में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को कोर्ट की ओर से नोटिस जारी किए जाने के बाद उत्तराखंड की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने इसे धामी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर बड़ा सवाल उठाया है। कांग्रेस नेता पंकज छेत्री ने कहा कि जब विजिलेंस और न्यायालय इस मामले में कार्रवाई कर रहे हैं तो सरकार को नैतिकता के आधार पर मंत्री से इस्तीफा लेना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाली सरकार इस मामले में चुप्पी साधे हुए है। की सरकार की और मंत्री जी की बेशर्मी का एक जो जीता जागता सबूत है। ये माननीय न्यायालय जो कि स्पेशल कोर्ट है विजिलेंस की, और उनके खिलाफ जो मुकदमा हमने दायर किया है वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का है। और ये इसके लिए अब मुख्यमंत्री जी का भी कोई बयान नहीं आया है और मंत्री जी कह रहे हैं कि ये चुनावी स्टंट है। तो ये मैं कहूँगा कि बहुत शर्मनाक है और भाजपा के लिए और सरकार के लिए बहुत शर्मनाक है जो जीरो टॉलरेंस की सरकार खुद को भ्रष्टाचार के विभाग में कहती है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारा 0% टॉलरेंस है, परंतु अब तो दिख रहा है कि पूरा 100% टॉलरेंस है। तो क्योंकि कोर्ट के भी नोटिस को जब आप संज्ञान में नहीं ले रहे हैं और आप नहीं मान रहे हैं कि मेरे खिलाफ जो आय से अधिक संपत्ति का मामला कोर्ट में जो चल रहा था, 2 साल से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। देहरादून में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जिलाधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर एसआईआर अभियान की समीक्षा की और अगले 3 सप्ताह पूरी तरह नोटिस सुनवाई प्रक्रिया पर फोकस करने के निर्देश दिए। उन्होंने मतदाताओं की सुविधा को प्राथमिकता देने और सभी स्तरों पर नियमित समीक्षा करने के भी निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में पर्यावरण संरक्षण और जनभागीदारी के प्रतीक हरेला पर्व की शुरुआत इस बार रिकॉर्ड पौधारोपण के साथ हुई। राज्य सरकार ने पहले दिन 10 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया था, लेकिन लोगों की व्यापक भागीदारी और विभिन्न विभागों की सक्रियता के चलते लक्ष्य पार कर लिया गया है। वहीं ज्यादा जानकारी देते हुए कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि 10 लाख फलदार पेड़ लगाने का लक्ष्य इस बार रखा गया था। देखिए, इस बार हमने लक्ष्य रखा था कि हम 10 लाख फलदार पौधे वितरित करेंगे। उसका लगातार वितरण चल रहा है और हमने इसमें सारे फलदार वृक्ष, नींबू, आम, लीची, पुलम, नाशपाती, सारे आंवला, ये फल का वितरण हमने किया है। 50,000 चाय के पौधे हमने लगाए हैं, 50,000 शहतूत के पौधे हमने लगाए हैं, ये विभाग ही मेरे पास है। और टोटल 11 लाख पौधारोपण का लक्ष्य हमारे विभाग ने। हरिद्वार की उपनगरी ज्वालापुर से बेहद दुखद खबर सामने आई है। जटवाड़ा पुल के पास नहर में नहाने के दौरान 4 नाबालिग कांवड़ियों की डूबने से मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और जल पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर चारों के शव बरामद कर लिए। सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। बताया जा रहा है कि चारों कांवड़िए चंडीगढ़ से हरिद्वार गंगा जल लेने कांवड़ियों के दल में शामिल थे और उनकी उम्र करीब 16 से 18 वर्ष के बीच थी। एसपी सिटी अभय सिंह के मुताबिक कांवड़ यात्रा को देखते हुए घाटों पर चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं और एसडीआरएफ के जवानों की तैनाती भी की गई है। इसके बावजूद ये कांवड़िए निर्धारित घाट से अलग जाकर नहर में स्नान कर रहे थे। इसी दौरान चारों गहरे पानी में डूब गए, जिसके बाद प्रशासन की ओर से श्रद्धालु की अपील की जा रही है कि वे निर्धारित और सुरक्षित घाटों पर ही स्नान करें और चेतावनी वाले स्थानों पर जाने से बचें। बहुत बढ़िया मनोज, शाबाश, बहुत बढ़िया राउंड है।
मसूरी के लक्ष्मणपुरी पर मस्जिदों को तोड़ने के लिए पहुंची प्रशासन की टीम का पुलिस समुदाय के लोगों ने विरोध किया। इस दौरान लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगा दिया और धामी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये मस्जिद उनकी 200 साल से पुरानी है और यहाँ पर उनके पूर्वज दफन है। हरिद्वार में गंगा स्नान के दौरान एक के बाद एक 2 युवक तेज बहाव और गहरे पानी की चपेट में आए। ऐसे में घाट पर तैनात एसडीआरएफ जवानों ने तत्काल मोर्चा संभाला। वहीं झांसी निवासी 18 वर्षीय सुधीर ठाकुर तेज धारा में बहने लगा तो एसडीआरएफ जवानों ने नदी में उतरकर उसे सुरक्षित बाहर निकाला। इसके कुछ देर बाद बागपत निवासी 28 वर्षीय राहुल भी गहरे पानी में फंसा। तब भी एसडीआरएफ टीम ने समय रहते रेस्क्यू कर बचाया। दोनों युवकों को सुरक्षित बाहर निकालने के बाद प्राथमिक सहायता दी गई। साथ ही कांवड़ मेले के दौरान गंगा घाटों पर एसडीआरएफ की लगातार निगरानी, श्रद्धालुओं से तेज बहाव और गहरे पानी में जाने से बचने की अपील की गई। जल्दी जाओ। खबर चमोली से है, जहां वैली ऑफ फ्लावर्स में पर्यटकों की आवाजाही फिर से शुरू हो गई। बता दें कि घाटी के रूट पर मूसलाधार बारिश के चलते घूसा नाले में पानी बढ़ने से बीते शुक्रवार को घाटी पर्यटकों के लिए बंद रही। वहीं घूसा नाले में वैकल्पिक पुलिया बनने के बाद घांगरिया में वैली के द्वार खुलने का इंतजार कर रहे पर्यटकों को घाटी में प्रवेश दे दिया गया। ईडीसी अध्यक्ष भिंडार प्रवेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि सुबह से ही बड़ी संख्या में पर्यटक घांगरिया से वैली प्रवेश द्वार के बाहर खड़े नजर आए। घाटी के दोबारा खुलने से पर्यटकों सहित पर्यटन कारोबारी और होटल संचालकों में भी खुशी जताई है। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव की आहट के बीच राज्य सरकार ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण और बड़ा प्रशासनिक निर्णय लिया। प्रदेश में आवश्यक सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए तत्काल प्रभाव से अगले 6 महीनों के लिए एस्मा लगा दिया गया। इधर विपक्ष ने सरकार पर तमाम आरोप लगाए हैं। चुनाव करीब आते ही क्या सरकारें विरोध की आवाज से डरने लगती है? यह सवाल इसलिए क्योंकि उत्तराखंड में 8वें वेतनमान से पहले पुरानी एसीपी व्यवस्था को लेकर सूबे के लाखों कर्मचारी सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहे थे। सचिवालय से लेकर स्वास्थ्य और परिवहन विभाग के पहिए थमने वाले थे, लेकिन इससे पहले की कर्मचारी आंदोलन की हुंकार भरते धामी सरकार ने एस्मा का कानूनी चाबुक चला दिया। 2027 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने प्रशासनिक नियंत्रण का सबसे बड़ा दांव चल दिया है। कार्मिक विभाग की अधिसूचना के मुताबिक उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 की धारा 3 के तहत राज्य में 6 महीने के लिए एस्मा लागू कर दिया गया है। इस कानून के लागू होने के बाद स्वास्थ्य, बिजली, पेयजल, परिवहन और आपदा प्रबंधन जैसे विभागों के कर्मचारी ना तो हड़ताल पर जा सकते हैं और न ही काम का बहिष्कार कर सकते हैं। सरकार का साफ कहना है कि आगामी महीनों में कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्थाएं होनी है और जनता को मिलने वाली आवश्यक सेवाओं में कोई बाधा न आए, इसलिए यह कदम उठाना बेहद जरूरी था। वहीं एस्मा के लागू होते ही अगले 6 महीने तक हड़ताल पर पूरी तरह रोक रहेगी। हड़ताल करने या उकसाने का बिना वारंट गिरफ्तारी होगी और दोषी पाए जाने पर 6 महीने की कैद या कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार के इस फैसले ने प्रशासनिक महकमे को तो शांत कर दिया है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में एक नई जंग छेड़ दी है। क्या 2027 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले यह फैसला सरकार के लिए ढाल बनेगा या फिर कर्मचारियों का यह दबा हुआ गुस्सा चुनाव में ज्वालामुखी बनकर फटेगा? वहीं सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस ने तमाम आरोप लगाए हैं और कहा, धामी सरकार के खिलाफ जनता और कर्मचारी में भारी रोष है। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए सरकार ने तानाशाही का रास्ता चुना है। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध और अपनी मांगों के लिए धरना देना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। एस्मा लगाकर इस हक को कुचला गया है और तो और सरकार इतनी डरी हुई है कि उसे हर आंदोलन में अपनी कुर्सी हिलती नजर आ रही है। बिना वारंट गिरफ्तारी का डर दिखाना कायरता है। अब कर्मचारियों का आक्रोश भांप करके, युवाओं का आक्रोश भांप करके उत्तराखंड सरकार ने
राज्य में अगले 6 महीनों के लिए एस्मा लागू कर दिया है। इस 6 महीने के दौरान ना तो कर्मचारी ना ही कोई अन्य संगठन अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, ना वो रैली कर सकते हैं, ना हड़ताल कर सकते हैं, क्योंकि ये घबराई हुई सरकार है। ये लोकतंत्र में संगठनों की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि संगठन लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करके सरकार के सामने अपनी मांगे रखें। ये चाहते हैं कि जनता को कर्मचारी संगठनों की और अन्य संगठनों की मांगे पता न लगे और सरकार के खिलाफ जो जनाक्रोश है, जो कर्मचारियों का आक्रोश है, उसको दबाने के लिए इस प्रकार का षड्यंत्र भाजपा सरकार ने रचा है। एक तरफ चुनाव की तैयारियां, दूसरी तरफ राजनीतिक घमासान, लेकिन जनता के भी अपने सवाल हैं, जिनका जवाब उत्तराखंड की जनता जानना चाहती है। पहला सवाल, क्या चुनाव से ठीक पहले एस्मा लगाना वाकई प्रशासनिक सुचारू संचालन की मजबूरी है या फिर चुनावी साल में विरोध प्रदर्शनों से बचने का पॉलिटिकल शॉर्टकट? दूसरा सवाल, अगर कर्मचारियों की मांगे जायज हैं, तो सरकार बातचीत के जरिए उन्हें संतुष्ट क्यों नहीं करती? विपक्ष जो आरोप लगा रहा है कि सरकार जनता के गुस्से से डरी हुई है, क्या एस्मा लगाने से वो गुस्सा खत्म हो जाएगा या अंदर ही अंदर और भड़केगा? और आखिरी सवाल, क्या 2027 की चुनावी बिसात पर धामी सरकार का यह कड़ा फैसला मास्टर स्ट्रोक साबित होगा या फिर यह दांव उल्टा पड़ जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।